और जी एंटरटेनमेंट के मामले में इन्वेस्को खुद सवालों के घेरे में फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन्वेस्को के पास इसका किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं कि आखिर वो किसके इशारे पर काम कर रहा है। आखिर अच्छी भली डील में अड़ंगा लगवाने की कोशिश क्यों हो रही है, क्यों की जा रही है ये कोशिश? आखिर इन्वेस्को किसका मोहरा बनकर निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को गुमराह कर रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इन्वेस्को को लेकर लगातार उठ रहे हैं। आइए सुनते हैं इस मामले पर जी के फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा का पूरा बयान। आपका जो ये प्रश्न है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के बारे में, एक एज ए फाउंडर, मैं तो आपको इतना ही कहूंगा, चाहे इस कंपनी को पुनीत गोयनका चलाए, चाहे कोई और चलाए, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके हाथों में ये कंपनी, जिसको मैंने अपने और मेरे बहुत से साथियों ने ब्लड और स्वेट से सींचा है पिछले लगभग 30 सालों में, वो आगे बढ़े, प्रॉस्पर करे, इसके शेयर होल्डर्स भी उसका बेनिफिट मिले। क्योंकि आज मुझे तो इससे लाभ हानि से कुछ भी, उससे ना मुझे लाभ होगा ना हानि होगी। और ये इंटरव्यू में अवश्य सीएनबीसी के अपने साथियों को, मनी कंट्रोल के साथियों को भी देना चाहता था, लेकिन वो तो लेंगे नहीं, वो चलाएंगे भी नहीं, क्योंकि लगता है उनका कुछ, वो दोस्त है मेरे, पर उनका शायद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है शायद इसमें, मैं नहीं जानता। पर जो भी हो, भगवान उनको भी सुबुद्धि दे। इन्वेस्को बड़े अच्छे इन्वेस्टर हैं, लेकिन इस जी के केस में वो ट्रांसपेरेंटली ये नहीं बता रहे हैं कि वो इसको लेके करेंगे क्या, किसको मैनेजमेंट देंगे। पुनीत गोयनका तो हटा देंगे, चलो हटा दो, फिर किसको दोगे? क्या आपने कोई डील किसी के साथ कर रखी है? ये जो 6 डायरेक्टर उन्होंने बताए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? कहीं उनका किसी एक से कंपनी के साथ संबंध है क्या? वो कहीं लेना चाहते हैं क्या? तो इन्वेस्को शुड कम आउट ट्रांसपेरेंटली एंड ओपनली, देन लेट द शेयर होल्डर्स डिसाइड that whether they want to take deal of Invesco or they want to go with Sony's deal. On your question on regulators, I would say the regulators' first and prime responsibility is to protect the interests of minority shareholders. So they also have to ask Invesco what is there. Invesco should come out transparently. और ऐसे में इन्वेस्को से कुछ बड़े सवाल हैं। पहला सवाल है, इन्वेस्को आखिरकार किसके इशारे पर काम कर रहा है? ये पहला बड़ा सवाल है। इन्वेस्को के पीछे आखिर कौन साजिश कर रहा है? ये दूसरा बड़ा सवाल है। निवेशकों की बात करें, इन्वेस्टर्स के हितों के खिलाफ क्यों है आखिर इन्वेस्को? किसी कॉर्पोरेट घराने की कठपुतली है क्या इन्वेस्को? ये चौथा बड़ा सवाल आपके सामने है। और पांचवा बड़ा सवाल यह है कि बिना तजुर्बे वाले बोर्ड मेंबर्स का प्रस्ताव क्यों दिया? जिनको अनुभव नहीं है, तजुर्बा नहीं है, बिना तजुर्बे वाले बोर्ड मेंबर्स का प्रस्ताव क्यों दिया? और छठा सवाल है कि इन्वेस्को को सिर्फ 18% की चिंता, बाकी का क्या? जब खुद का कोई प्लान नहीं है तो फिर किस लिए और क्यों आखिरकार अड़ंगा लगाया जा रहा है? आठवां सवाल आपके सामने, जिसमें कि इन्वेस्को फाइनेंशियल इन्वेस्टर है या फिर स्ट्रेटेजिक है? और ब्रजेश कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं मुंबई से, और साथ ही साथ हमारे साथ विजय जी हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। और ब्रजेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से इन्वेस्को की एक साजिश को लेकर कई सारे बड़े सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं सवालों में पहली बात तो मुझे आप ये समझाइए, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, कि इन्वेस्को दरअसल किसके इशारे पर ये सब कुछ कर रहा है? क्यों इस तरीके की साजिश कर रहा है? किसके इशारे पर यह काम किया जा रहा है? ब्रजेश। बिल्कुल, यही तो बड़ा सवाल है जो ये पूछा जा रहा है, और हर कोई ये समझना चाहता है कि इन्वेस्को अगर आखिर सोनी के साथ जो डील
के डील की बातचीत चल रही है, उससे पहले इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा करना चाहता है? इससे आखिर किसको फायदा होने वाला है? सोनी जैसी कंपनी अगर आती है, जील के साथ जुड़ती है और दो कंपनियां इतनी बड़ी एक साथ आती हैं, तो ये एक दुनिया में बहुत बड़ी मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी के तौर पर उभरेंगी और पूरे एक बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा, बहुत बड़ा कंटेंट आएगा और सबके लिए एक फायदे की बात होगी। और खासतौर पर जो निवेशक हैं, जो जी एंटरटेनमेंट के निवेशक हैं, उनके लिए फायदे की बात होगी। तो आखिर इन्वेस्को को इसमें परेशानी क्या है, ये बात साफ नहीं कर रहा है। इन्वेस्को इसी बात पड़ा हुआ है कि मर्जर और नो मर्जर, वी वांट एजीएम। आखिर एजीएम करके आप क्या हासिल कर लोगे? इतना बड़ा प्लेयर आ रहा है, इतनी बड़ी डील होने जा रही है, आप अड़ंगा क्यों लगाना चाहते हो? आपने जो बोर्ड के मेंबर्स के नाम जो 6 दिए हैं, उनमें से किसी के पास भी ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो इस कंपनी को ठीक से चला पाए और इसको और आगे ले जा पाए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर शेयर बाजार से इस डील को थम्स अप मिल रही थी, एक बढ़िया संकेत मिल रहा था, तो मूड स्पॉइलर बनने का काम इन्वेस्को क्यों कर रहा है? इन्वेस्को सिर्फ 18% है उसके पास शेयर होल्डिंग। क्या उसको सिर्फ अपनी चिंता है? बाकी के जो 82% हैं, उनकी चिंता क्यों नहीं है? एक बात यह भी है कि जब भी इस तरह की लड़ाई, इस तरह के मामले फंसते दिखते हैं, जब भी मामले कानूनी पचड़ों में जाते दिखते हैं, तो निवेशक जो है वो बहुत डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि उसको यह लगता है कि एक अच्छा खासा माहौल बना हुआ था और अब ये सब क्या हो रहा है। तो आखिर इन्वेस्को को क्या निवेशकों की, बाकी निवेशकों की चिंता नहीं है? सिर्फ अपना स्वार्थ या अपने जिसके पीछे, जो इन्वेस्को के पीछे जिस किसी की भी कॉर्पोरेट घराने की बैकिंग है, क्या सिर्फ उसकी ही चिंता करेगा इन्वेस्को? और एक सवाल और जो अहम है कि ये जब कुछ ऐसा चल रहा है, इन्वेस्को के पास अपना कोई प्लान नहीं है, एक अच्छे खासे दिखते हुए प्लान में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर जो रेगुलेटर है, क्या वो चुप बैठेगा? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आना बाकी है, लेकिन इन्वेस्को इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। उसकी बस एक ही जिद है कि हमें इसमें अड़ंगा लगाना है। बिल्कुल ब्रजेश, ये वो बहुत बड़े सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं कि ये किसके इशारे पर दरअसल हो रहा है, आखिर इसके पीछे साजिश करने वाला कौन है और इन्वेस्टर्स के हितों के खिलाफ आखिर इन्वेस्को के जाने के पीछे की मंशा क्या है। हमारे साथ इस वक्त इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं विजय जी। विजय जी, सवालों की फहरिस्त में सवाल एक बहुत बड़ा है कि किसी कॉरपोरेट घराने की कठपुतली है क्या इन्वेस्को, जो ये साजिश कर रहा है, जिसमें किसी का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा और साथ ही साथ तजुर्बा नहीं है। बिना तजुर्बे वाले बोर्ड के मेंबर्स का प्रस्ताव देने के पीछे क्या मंशा है, क्या मोटिव है, समझाइए बेहतर तरीके से आप विजय जी। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, मैं इस पूरी डील को काफी समय से ट्रैक कर रहा हूं दो लहजे से। एक तो भारत में जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है उसके पीछे और उसका भविष्य क्या है, और दूसरा एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर, क्योंकि मेरे पास भी कुछ शेयर है इसके। दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, मुझे वक्त दीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आप इस बात को समझिए कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है, जिस तरह से हमारे यहाँ स्टार्टअप्स को वैल्यूएशन मिल रही है, इससे एक बात तो सबको समझ में आ रही है कि हर इन्वेस्टर को लगता है भारत एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। इसीलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन कंपनीज और इंडियन एसेट्स पे कब्जा करो। ये पूरी दुनिया में इस समय एक चहल है, इसका एक तरीका है। अब सवाल ये आता है कि कौन लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब कोविड आया था, उस समय जब स्टॉक मार्केट पूरी तरह से गिरा था, सडनली आपने देखा था चाइनीज कंपनीज और कुछ विदेशी स्टॉक फंड्स भारत की अच्छी अच्छी कंपनियों को खरीदने में लग गए थे। और भारत सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया था कि जो बॉर्डर की कंपनियां हैं, भारत सरकार के बॉर्डर से लगी हुई, भारत के बॉर्डर से लगी हुई जो कंपनियां हैं, उनको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जब चाइनीज कंपनीज को यह पता है कि वो डायरेक्ट एक्विजिशन नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने सामने, जिसे हम कहते हैं कि एक डमी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर सकते हैं, जिसको हम इन्वेस्टमेंट फंड या फंड मैनेजर्स कह सकते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से अब चाइनीज कंपनीज खरीदेंगी, चाहे वो मॉरिशस बेस्ड हो, चाहे वो यूएस बेस्ड हो, यूरोप बेस्ड हो, सिंगापुर बेस्ड हो। तो भारत सरकार को बहुत केयरफुल होना चाहिए आने वाले दिनों के लिए
कि जिस तरह से मर्जर एक्विजिशन भारत में होंगे, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, क्योंकि भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन के उभरेगा और हमारी जितनी अच्छी कंपनीज हैं और भारत के जितने एसेट्स हैं वो गलत हाथों में और भारत के दुश्मनों के हाथों में ना चले जाएं, क्योंकि उससे हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। क्योंकि वो कंपनियां एक बार कंट्रोल कर लेंगी तो किस तरह से भारत में डिस्टेबलाइज करेंगी इकोनॉमी को हमें नहीं पता। तो ये इसलिए भारत सरकार को हर बड़ी डील को, और खासकर जो भारत की अच्छी कंपनियां हैं जिनका टेक ओवर कर रही हैं फॉरेन कंपनियां, उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। दीज आर नॉट नॉर्मल बिजनेस डील्स, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये नॉर्मल टाइम नहीं है, इस तरह के एक्विजिशन नॉर्मल बिजनेसेस नहीं है। तीसरा सवाल, क्या जी एंटरटेनमेंट एक बैडली मैनेज्ड कंपनी है? अगर मैं जी एंटरटेनमेंट की पिछले 10 साल की बैलेंस शीट का एनालिसिस करता हूं एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा मैं भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर हूं, मैं भी एक एक चीज एनालाइज करके अपना चाहे छोटा सा पैसा लगाना होता है हम लगाते हैं। आपको एक बात बता दूं, अगर आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर जी का देखते हैं तो जी ने कभी भी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से नीचे नहीं दिया है, जो एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो अगर कंपनी अच्छी चल रही है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ग्रोथ दिया जा रहा है, शेयर होल्डर्स खुश हैं, तो इस तरह का इंटरफियरेंस करने का क्या पर्पस है? इसका पर्पस सिर्फ वही है जो मैंने पहले कहा कि भारत की अच्छी कंपनियों का टेक ओवर कैसे किया जाए एट द लीस्ट कॉस्ट। क्योंकि जब आप किसी तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं तो शेयर प्राइसेस गिरते हैं, और जब शेयर प्राइसेस गिरते हैं तो जो वल्चर्स होते हैं वो उस कंपनियों का एक्विजिशन आइदर इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग, थ्रू एफआईआईज, थ्रू डीआईआईज, कई तरह के हथकंडे अपना के ऐसी कंपनियों को टेक ओवर किया जाता है। क्योंकि जब आपके पास 10 दोस्त मिलकर 5-5% शेयर ले भी लेंगे तो आपके पास 50% हो गया। और बैकडोर में इस डील में सबसे बड़ा जो खतरा ये है कि जो 15% शेयर होल्डर है वो ये डिसाइड कर रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होगा, और उन्होंने नाम दे दिए। ये अपने आप में सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फंडामेंटल क्वेश्चन ये उठाता है कि बगैर कंपनी को जाने आप एक बोर्ड प्रपोज कर रहे हैं जिसकी आपने क्रेडिबिलिटी जनता के सामने नहीं रखी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर के सामने नहीं रखी, और आप कहते हैं बोर्ड ये होगा। दिस इज समथिंग इसीलिए कहा जा रहा है जब खुद की किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है तो फिर अड़ंगा लगाने के पीछे का औचित्य क्यों है? और झील पर कब्जा करने की मंशा के साथ आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया दरअसल। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें इन्वेस्को जिन सदस्यों को बोर्ड में शामिल करना चाहता है, उनके पास किसी भी तरह का, चाहे एंटरटेनमेंट जगत हो, टीवी इंडस्ट्री हो, किसी तरह का कोई भी उनके पास अनुभव नहीं है। ऐसे में सवाल इसीलिए उठ रहा है कि अड़ंगा लगाने के पीछे मंशा क्या है। और साथ ही साथ आपने इन्वेस्टर्स का जिक्र किया, आपने ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र किया, दोनों ही बेहतरीन है, दोनों पे ही जो पूरा का पूरा आउटपुट है हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एक लंबा वक्त है और उसमें जो संतुष्टि है इन्वेस्टर्स की, शेयर होल्डर्स की, वो खुलकर सामने आ चुकी है। बिना कॉन्फिडेंस में लिए इस तरीके का अड़ंगा लगाने के पीछे जो बड़े सवाल हैं उन्हीं पर तो सवाल उठ रहा है। इन्वेस्को को सिर्फ 18% की चिंता है, बाकी का जिक्र नहीं है। बाकी की चिंता क्यों नहीं है? देखिए निधि जी, देखिए बात बहुत सिंपल। जब कोई कंपनी अपनी तरफ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम प्रपोज कर देती है बगैर एक्विजिशन किए, बगैर कोई रेगुलेटरी क्लियरेंसेस लिए, बगैर माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस में लिए, तो आप ये समझिए कि एक फिक्स्ड मैच है। इसके पीछे ये नॉर्मल बिजनेस डील नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होता है। किसी एक्विजिशन मर्जर में आप फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करते हैं, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज नहीं करते हैं पहले। इसका मतलब ये है कि एक फिक्स्ड मैच है, इसके पीछे कोई साजिश है, इसके पीछे कोई लोग हैं जो इस एसेट को, भारत के एसेट को एक्वायर करना चाहते हैं। इसीलिए भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पहले ये लोगों से डिस्क्लोजर लिया जाए, कौन है इन्वेस्टर्स, क्या खुद का एक फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, इनके इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि भारत सरकार ने जो चाइनीज एक्विजिशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, क्या चाइनीज कंपनीज इन्वेस्टर्स के माध्यम से इनको शिखंडी बना के सामने रख के पीछे से चाइना कोई बड़ा खेल खेल रहा है, जिसमें हो सकता है भारत के भी कुछ इन्वेस्टर्स हो, क्योंकि भारत का जो ट्रेडर है उसको प्रॉफिट से मतलब है।
उसको इससे मतलब नहीं होता कि कंपनी की क्वालिटी क्या, उसको तो अपने पैसे बनाने से मतलब होता है। तो कहने का मतलब ये आ जाता है कि ये नॉर्मल डील नहीं है, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही है। तो भारत सरकार को पहले पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। एनसीएलटी को इसको नॉर्मल बिजनेस डील की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एंटरटेनमेंट बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए, ये मास मीडिया बिजनेस है। इट कैन इन्फ्लुएंस योर पब्लिक थिंकिंग, इट कैन इन्फ्लुएंस योर डेमोक्रेसी, इट कैन इन्फ्लुएंस मेनी थिंग्स। आप अगर यहाँ पे कोई इस तरह के सीरियल बना के चलाते हैं जिससे चाइनीज इंटरेस्ट प्रमोट होगा, आप कैसे उसको रोक पाएंगे? कहने का मतलब ये है कि आपको इसको नॉर्मल डील नहीं लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दिस इज नॉट ए नॉर्मल बिजनेस डील। एनसीएलटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी मस्ट इन्वेस्टिगेट बिफोर गिविंग एनी कंसेंट टू दिस डील। बिल्कुल विजय सरदाना जी, ब्रजेश जी भी मेरे साथ हैं, मुंबई से हमारे संवाददाता हैं। आप दोनों के पास मैं लौट रही हूं। जिस तरीके से जील और सोनी पिक्चर्स के खिलाफ एक बड़ी साजिश है, उसको हम लगातार बेपर्दा करेंगे और जी एंटरटेनमेंट के मामले में इन्वेस्को लगातार सवालों के घेरे में है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.